सरकार इन्फ्लेशन कम करेंगे कैसा? सरकार खुद इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं। सरकार की जो अकाउंट्स हैं, जो कल आपको और खुलासा मिलेगी बजट में कि ये बैंकरप्सी की ओर जा रही है। ये उनसे बड़े बाजीगर हैं। इनसे बड़ा बाजीगर कौन है? जो नए वित्त मंत्री है। पाबंद तो कुछ भी नहीं उनके सामने। India is in a difficult situation, I said, but it is by no means in an impossible situation. बिजलियों के बिल इतने बढ़ा देते हैं कि कोई देने वाला भी नहीं होता। हम जेवर रखे, चाहे हम घर का बच्चे बेचे, चाहे हम खाना बेचे, राशन कुछ भी नहीं ले सकते। पहले बिजली का बिल भरो। पहले जो है इनकम टैक्स जो हम भरते हैं उसकी लिमिट हमारे हिसाब से बहुत कम है। ये कम से कम 4 लाख रुपए होने चाहिए। टैक्सेस तो ले रहे हैं, सरकार हमसे टैक्सेस ले रही है, लेकिन उसके बदले हमारे को दे क्या रही है? एक राशन महंगा है, ये बंदा होना चाहिए। और चीनी है इतनी महंगी है, गरीब आदमी कहाँ से खावे? बर्तन मांझ के अपने बच्चे का पेट भरते हैं। 2 बच्चे का पेट नहीं भरता, पहले 10-10 रुपए भरते थे। बजट से यही चाहते हैं कि भाई सारी चीजें सस्ती होनी चाहिए। सरकार को कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा ना। हर चीज, रसोई गैस हो गई, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हर चीज के रोज रेट बढ़ते जा रहे हैं दिन के दिन। आम आदमी कैसे करेगा? इन्फ्लेशन नहीं कम करोगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे, कामकाज नहीं बढ़ाओगे तो ग्रोथ ज्यादा नहीं हो सकता है। Their metrology is wrong, so it cannot be accepted that whatever they are saying in economic survey is correct. Government also needs to raise the resources to be able to afford such schemes. He's a magician and he's speaking with a double voice. I think the country should weep. इंडिया वर्सेस भारत, ये बहस पिछले 10 सालों में बहुत प्रोमिनेंट हो गई है। इसकी अपनी एक बहुत अहमियत है। अब सवाल ये उठता है कि एक चुनाव के साल से पहले, तकनीकी तौर पर एक चुनाव के साल से पहले, जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब अपना बजट रखेंगे तो भारत की चिंता रहेगी, इंडिया की चिंता रहेगी, या कोई संतुलन वो बैठा पाएंगे? मैं तमाम प्रोग्राम्स महंगाई के विषय पर कर चुका हूं। आज भी हम बजट के उस एस्पेक्ट पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, आम आदमी से लेकर अर्थशास्त्रियों तक की, और उन लोगों से लेकर जिन्हें आप कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री कहते हैं, जो उद्योग जगत को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो लोग जिन्हें लगता है कि बजट से उनकी जिंदगी बदल सकती है, उनकी जेब पर होने वाला खर्च कम हो सकता है। ये सब कितना पॉसिबल है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जरूर यहां पर ऐड कर दूं। आप इसको सियासत से अलग कर नहीं देख सकते। आज के समय में पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत अहमियत रखती है। कांग्रेस के जितने मैनेजर्स हैं, कांग्रेस के जितने नेता हैं, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से, थोड़ा चापलूसी का कल्चर ज़्यादा है उस पार्टी में, अपने अपने तरीके से ये बात ज़रूर अपनी लीडरशिप को पहुंचाई होगी कि ध्यान रखिएगा, फैसले वो ना हो जो वोटर को हमारी तरफ लाने के बजाय उनको हमसे दूर कर दे। मैं आपको अपने पैनल से आज मिलाता हूं। इस पैनल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरी उनसे दरख्वास्त भी होगी कि जितना सरल हम रह सके उतना अच्छा होगा आपके समझने के लिए। पुरंजय गुहा ठाकुरता मौजूद है, बहुत सालों से तमाम बजट्स को एनालाइज करते आए हैं पुरंजय। नलिन एक नई और उभरती हुई आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं नलिन। राजकिशोर तिवारी वो एडिटर हैं दैनिक जागरण के, कि आम आदमी की जो बारीकियां होती हैं सोच की, उस पर हम इनसे बात करेंगे। पीएल पुनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस पार्टी के, और कुछ देर बाद हमारे साथ अतुल कुमार अंजान होंगे, जो कि लीडर है सीपीआई के। हम, जैसे मैंने कहा, फोकस करने की कोशिश करेंगे। रेल बजट को लेकर आपने देखा कि तुरंत विवाद हुआ कि इसमें जो कुछ भी हुआ है वो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज को, यानी कि कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति को ज्यादा आगे बढ़ाएगा। उससे ये बजट किस तरह से अलग हो सकता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि क्या वाकई पी चिदम्बरम साहब के पास वो फॉर्मूला है जो कि इन्फ्लेशन की समस्या को एड्रेस कर सकते हैं। मैं एक चीज ऐड कर दूं कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कितनी बार समय देकर बयान दे चुके हैं महंगाई कम होने की, जो उस समय सीमा रेखा में कम
नहीं हो पाए। पहुंच जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शुरू करूंगा, आप अपने स्क्रीन पर लगातार आंकड़े देखते रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में उनको भी सरलता के साथ आप तक समझाऊं। चिदम्बरम साहब के पास चॉइसेस क्या क्या हैं? जैसे मैंने कहा कि आप सियासत को अलग रखकर नहीं देख सकते, बहुत महत्वपूर्ण बजट है। तकनीकी तौर पर मैं कह रहा हूं कि चुनाव के साल से पहले का बजट है, बाकी सियासत में क्या कुछ कब हो जाए हमें मालूम नहीं। ये बैलेंस क्या ला सकते हैं चिदम्बरम? ये सबसे मुश्किल काम है, ये संतुलन लाना। आप ठीक कहा। देखिए, हमारे देश में अर्थनीति और राजनीति आप क्यों अलग कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते। तो देखिए, उनके सामने बहुत सारे चुनौती है। आप आम आदमी के लिए वित्तीय घाटा 5% या 5.3% या 4.8%, इसमें कोई लेना देना ही नहीं। कोई लेना देना नहीं, सही बात है। उसके लिए मुद्रास्फीति कम होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज आम आदमी और गरीब सबसे परेशान, गरीब लोग हमारे देश परेशान हैं, क्योंकि आप मुद्रास्फीति के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाया। आपका जो थोक मूल्य सूचकांक है, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो अभी 7% से कम हो गया। मगर आपका जो उपभोक्ता के लिए जो सूचकांक है, CPI, वो अभी भी 10 के ऊपर है। और खाद्यान्न का दाम जिस रफ्तार से कुछ 5 साल से बढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा आप चावल गेहूं छोड़ के ज्यादा से ज्यादा जो कहते हैं प्रोटीन फूड, दुगना हो गया, दुगना से ज्यादा हो गया। तो आज वित्त मंत्री के सामने क्या चुनाव है? आप कह रहे हैं कि आप सब्सिडी कम करने चाहते हैं, आप अनुदान कम करने चाहते हैं, आप चाहते हैं वित्तीय घाटा कम करने के लिए। तो आप ये सब काम अगर कम करेंगे तो आप मुद्रास्फीति के ऊपर कैसे अंकुश लगाएंगे? अगर आपका डीजल का कीमत बढ़ जाएगा तो इसका असर पड़ेगा मुद्रास्फीति। जैसे आपने रेल भाड़ा के ऊपर, हमने जो माल भाड़ा के, तो आज उनके सामने दो रास्ता है। एक देखिए, वो आर्थिक उदारीकरण की नीति, जो खुली बाजार की नीति, जो मनमोहन सिंह विश्वास करते हैं, जो चिदम्बरम जी खुद विश्वास करते हैं, और जो पुराने जमाने का जो कांग्रेस का हम कहते हैं कुछ समाजवादी सोशलिस्ट एक चिंताधारा है। मैं थोड़ा सा टूकना चाहूंगा यहाँ पे, की बात को ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर एक आप लोगों के सामने आंकड़ों के तौर पर रख रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि सरल आंकड़े हो ताकि आप लोग समझें कि 1991 जिस समय को हम जानते हैं कि उदारीकरण और प्रो मार्केट इकोनॉमी जिसका जिक्र परंजय कह रहे थे, कि अगर आप उस समय की तस्वीर को देखें, जीडीपी के हिसाब से, फिस्कल डेफिसिट के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, आपका जो कर्ज होता है जिसे हम बाहरी कर्ज कहते हैं उसके हिसाब से, और 2012 की स्थिति को देखें तो दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हालांकि समय 22 साल का है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो इसलिए इस बात को बहुत गौर से समझिएगा कि हम समझाने की कई कोशिश कर रहे हैं कि चॉइसेस जो है, विकल्प चिदम्बरम साहब के पास कितने लिमिटेड। तो मेरा क्या कहना यह है, देखिए आज जो ये आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे समीक्षा जो है, इसमें नया क्या है, एक चैप्टर है 27 पेज, ये रोजगार के बारे में। उन्होंने लिखा जिस समय भारतवर्ष का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे थे 9%, 9.5%, उस समय रोजगार इतना नहीं बढ़ा थोड़ा बहुत, मगर जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा। अब जिस गति से हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है 5%, तो इसका मतलब रोजगार का क्या होगा? तो आप चुनाव का पहला जो आखिरी बजट आप पेश कर रहे हैं, आप अगर रोजगार, आम आदमी के ऊपर जो मुद्रास्फीति का असर, इसके ऊपर अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये क्या अच्छा राजनीति है, ये अच्छा अर्थनीति है? अच्छा अर्थनीति बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जो कांग्रेस में नेता होंगे जिनको आगे जाके वोट मांगना है, हाथ जोड़कर कहना है कि हमारी सरकार को आप वापस लाइए, उन्होंने ये बात कन्वे की होगी अपनी मैनेजर्स को। हालांकि उस पार्टी की संस्कृति चापलूसी की है, लेकिन फिर भी रखा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बजट से जुड़े हुए फैसले, जैसे परंजय ने कहा, ये सियासत से प्रभावित होंगे या सीधे सीधे आप जिस अर्थशास्त्र की सोच पर चलते आए हैं उससे प्रभावित होंगे। चॉइस क्या ले सकते हैं पार्टी इस वक्त? मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, सरकार की नहीं। हाँ, चिदम्बरम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ। और पार्टी के लिए उससे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, चिदम्बरम साहब को तो बजट पेश करना है, पार्टी को अभी चुनाव फेस करना है। पार्टी चिदम्बरम साहब से चमत्कार की आशा कर रही है, और अगर आज का आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो चिदम्बरम साहब खुद इकोनॉमी में किसी चमत्कार की अपेक्षा कर रहे हैं। आशा ज्यादा है, विश्वास कम है। उन्होंने कहा कि अब महंगाई का दौर खत्म होने वाला है, घाटा खत्म होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ आज ही राइटर का सर्वे आता है, वो कहता है कि पिछले इसी साल सितंबर से दिसंबर के बीच में 4.6% रही है विकास दर। ऐसे में आप ये बताएं कि कहां से चिदम्बरम साहब के हाथ कितने खुले? इसका मतलब हम मंदी में आ चुके हैं, मंदी की चपेट में हम एक तरफ आ चुके हैं, और ऐसे में उनको एक ऐसा बजट लाना है कि जिससे
फूड सिक्योरिटी बिल है, मनरेगा जैसी स्कीम है, तमाम सोशल सेक्टर पे पिछली बार 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए थे, इस बार कहा जा रहा है कि शायद 6% उसमें बढ़ोतरी होगी। ये इतना पैसा लाना है इनको। और आपने जो कहा चुनाव के समय में सामाजिक क्षेत्र को ज्यादा देखना पड़ेगा, लेकिन आप एक उनकी सबसे बड़ी मुश्किल समझिए, जो अभी परंजय जी ने एक बात कही कि रोजगार सृजन की बात, रोजगार के लिए जरूरी है कि मार्केट में मैसेज जाए। आंकड़ों के मैसेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये संदेश पब्लिक नहीं पढ़ती, पब्लिक पढ़ती है कि उसकी जेब में कितना आ रहा है और उसके जेब से कितना जा रहा है। जिसको वो अपनी जिनको निवेश करना है, जिनको निवेश करना, तो अगले 10 सालों में एक तरफ आपको चाहिए 10 करोड़ रोजगार चाहिए, और अभी ये सर्वे कहता है कि 2020 तक 1.5 करोड़ रोजगार कम होंगे। अब ये स्थिति बड़ी विचित्र सी है, कैसे इसमें संतुलन साधेंगे चिदम्बरम साहब, बस केवल दुआ ही।